हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 ऑफ लेजिस्लेचर करेंगे, जो कि पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा। आई होप आपने वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड की होगी। देखिए, जिन भी बच्चों को यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने बहुत सारे मल्टीपल सेशंस में भी आपको कहा है, जब आप ये सेशंस देख रहे हैं प्लीज़ डू डाउनलोड द पीडीएफ। सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको माइंड मैप फॉर्म में देखने को मिलेगा। देखिए, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम माइंड मैप फॉर्म में करें, अब मैं बीच में से ब्रेक तो नहीं कर सकती ना, नहीं तो फिर वो माइंड मैप का फ़ायदा क्या होगा। सो इसीलिए आई ऑलवेज टेल यू कि सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। माइंड मैप वाली जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसको डाउनलोड करके ही इस सेशन को देखिए, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो जाता है कि आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा बच्चे, नहीं तो ये मेंस के सेशन आपको कुछ समझ नहीं आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है। एनीवेज इट इज़ फास्ट पेस्ड, क्योंकि हम यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जब हम मेंस को तैयार कर रहे हैं तो स्टैटिक पोर्शन पे हम कभी भी एम्फेसिस नहीं देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्टैटिक पोर्शन पहले तैयार होना चाहिए। once you have read the static portion, then only you can cope up with these sessions, क्योंकि ये जो sessions हैं ये assume किया जा रहा है कि you have studied the static portion and you have just come here for the revision purposes, या फिर topics जानने के लिए कि क्या क्या relevant topics हैं for mains। ठीक है, सो एज यू नो, जैसे ही हम सेशंस को कंप्लीट करते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो पीवाईक्यूज को भी हम यहाँ पर माइंड मैप वाली फॉर्म में देखने को मिलता है ना। अगेन आपको दोनों पीडीएफ्स दी जाती हैं, पीडीएफ माइंड मैप वाली भी दी जाती है और पीडीएफ आपको होलिस्टिकली जब अगर आपने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है वो भी आपको दिया जाता है। तो दोनों पीडीएफ्स को डाउनलोड करके ही ये सेशंस देखिए, ठीक है। सो आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ लेजिस्लेचर। आज हम लेजिस्लेचर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो एज यू नो, लास्ट टॉपिक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को हमने करा था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही स्टार्ट करते हैं। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए आपको सबसे पहले आर्टिकल नंबर पता होने चाहिए। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 168 और 171 ना। 168 की बात करते हैं तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाया पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है, लेकिन ये क्या रिक्वायर करती है? राज्यसभा की रेजोल्यूशन बाय 2/3 सपोर्ट, जिसको स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से क्या इस्टेब्लिश किया जा सकता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ना। एज यू नो, जैसे हम सेंटर में लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस, ऐसे ही स्टेट्स में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस, ठीक है। लेकिन हर स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं देखने को मिलती हैं। कुछ ही स्टेट्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये अबॉलिश या बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? इट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन खुद नहीं बना सकता है। जब राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा तो ही यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 171 की बात करते हैं तो इसका कॉम्पोजिशन जो आपको देखने को मिलता है, इट इज नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली साइज। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो 600 मेंबर्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑटोमेटिकली कितनी बनेगी? 1/3, ठीक है। तो 200 मेंबरशिप आप यहाँ पर कर सकते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 40 मेंबर्स। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जैसे राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलते हैं ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक में हम पढ़ के आते हैं कि 1/6 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं, 1/12 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, 1/3 मेंबर्स कहाँ से होते हैं। अब देखो, हम स्टैटिक को रिवाइज नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं आता है देन यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तो आपको रीड करना पड़ेगा कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिलेक्शन कैसे होती है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक। क्योंकि अगर हम स्टैटिक रिवाइज करने लग जाएंगे बच्चे, ये चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, है ना। सो इट इज रेलिवेंट कि हम मेंस को, क्योंकि ये हमारी सीरीज ही मेंस के लिए है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप कोप अप करना चाहते हैं तो आप स्टैटिक पोर्शन खुद ब खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है रीसेंट डिबेट्स ऑन रेलेवेंस। ना, रीसेंट डिबेट्स में क्यों रहा है? सो आप देख सकते हैं, कंसर्न्स अबाउट मॉडर्न रेलेवेंस विद सम स्टेट्स प्रपोजिंग अबॉलिशन। ना, उत्तर प्रदेश में अभी तक आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, लेकिन न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ये कह रही है कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, रिडंडेंट हो चुकी है और आज मॉडर्न वर्ल्ड में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स ओवर देयर रोल इन प्रोवाइडिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे राज्यसभा एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करता है लोकसभा को, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करता है।
तो अगर हम इनको रिडंडेंट मान देंगे तो चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे, इसीलिए इसकी डिबेट आपको देखने को मिली ना। आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्या है, सबसे पहले एक तरह से डेलिबरेटिव फॉरम आपको देखने को मिलता है। जैसे लोकसभा से बिल पास होता है, कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है, तो एक तरह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं और एक तरह से आप लूप होल फ्री जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी नहीं तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस या डेलिबरेटिव अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी। दूसरा, रिप्रेजेंट्स डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पर आपको सोशल ग्रुप्स सब क्लासेस से देखने को मिलते हैं, SC, ST, OBC एंड सो ऑन। सो डाइवर्स ओपिनियन आपको मिल जाएगा। तीसरा, एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन। क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसको अनडेमोक्रेटिक कहा जाता है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली तो इलेक्ट होते नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। दूसरा, एड्स ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंस। एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंस बढ़ जाता है और एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह आपको स्टेट के ऊपर देखने को मिलता है। तीसरा, ऑफन इनइफेक्टिव विद लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इनके पास ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स तो है नहीं, तो इसीलिए एक तरह से ये कहा जाता है कि ये रिडंडेंट है, इनइफेक्टिव है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। क्लैरिटी है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है टॉपिक विच इज पार्लियामेंट्री कमिटीज ना। पार्लियामेंट्री कमिटीज से आपको PYQs भी देखने को मिलते हैं ना। पार्लियामेंट्री कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो पर्पस क्या है इसका, एज आई टोल्ड यू, कमिटीज का काम ही क्या है। फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद सेकंड स्टेज होती है, उसके बाद आपको कमिटी स्टेज देखने को मिलती है, उसके बाद थर्ड स्टेज होती है। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये ओवरव्यू करती है, एक तरह से पार्लियामेंट का काम कम करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक तरह से एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है। सो ये एग्जामिन करती है लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर को डिटेल में। नाउ इट ऑल्सो रिव्यूज पिटिशन फ्रॉम द पब्लिक एंड वेरीफाई अलाइनमेंट एंड इट एड्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेजेस क्या है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर सकते हो आप लॉज की। दूसरा, एक तरह से आपको एक्सपर्टीज मिल जाती है सारे स्टेक होल्डर्स की। एक कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ आप मूव करते हो और जो भी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं उसको मोर टाइम लेके, ज़्यादा टाइम लेके और मोर स्पेसिफिसिटीज से क्या कर सकते हैं आप, इन्हांस कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेजेस। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट का एरिया क्या है, सारे बिल्स को कमेटी के पास नहीं भेजा जाता है, लिमिटेड स्टाफिंग है, इनके पास स्टाफ ही पूरा नहीं है। दूसरा, टेक्निकल सपोर्ट इनके पास नहीं है। तीसरा, आपको देखने को मिलते हैं एज सच इनके पास कोई एक्सपर्ट एविडेंसेस ही नहीं होते हैं। और अटेंडेंस की अगर बात करते हैं तो एवरेज मीटिंग्स की सिर्फ 50% रहती है, लोअर दैन 84% इन पार्लियामेंट्री सिटिंग्स। पार्लियामेंट्री सिटिंग्स में 84% अटेंडेंस देखने को मिलती है, लेकिन कमिटी स्टेजेस में आपको देखने को मिलती है ओनली 50%। सो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम, राइट। नाउ अगर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करते हैं तो इसकी नीड ही क्या है, ये क्यों सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं बिल्स का। दूसरा, ये ओवरसाइट रखते हैं किस पे, एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे, क्योंकि एज यू नो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स गवर्नमेंट बिल्स ही होते हैं, पब्लिक मेंबर बिल्स ही होते हैं जो ज़्यादातर सरकार ही लेके आती है, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट करते हैं। सो एक तरह से जब आप डिटेल्ड स्क्रूटनी करते हैं तो एक तरह से किस पे चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन होते हैं, इन लोगों पे चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन होते हैं, एग्जीक्यूटिव पे। दूसरा, ये बजटरी एलोकेशंस को एग्जामिन करती है, जैसे अगर आपको पैक की बात पता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं, एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, एंड लास्ट एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग ये परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द नीड व्हाई पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नीडेड ना। टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं तो आपको दो तरह की मेन दो तरह की देखने को मिलती हैं, विच इज एक तो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ना। स्टैंडिंग कमिटीज एज यू नो ये क्या होती हैं, ये परमानेंट कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी एड हॉक कमिटीज भी होती हैं। एड हॉक का मतलब क्या है, टेम्पररी कमिटीज जो आपको देखने को मिलती हैं। टेम्पररी मीन्स सो बेसिकली अगर आपको रेलेवेंट कोई इशू है
कोई बिल पास करना है और उसके लिए आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तो आप कमेटी को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैंडिंग कमिटीज क्या है? परमानेंट कमिटीज, एड हॉक कमिटीज टेम्पररी बेसिस पे बनाई जाती हैं। अब डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का मतलब ही क्या है? हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको एक स्टैंडिंग कमिटी देखने को मिलेगी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में, जो बेसिकली जो भी मिनिस्ट्री के फंड्स हैं, बिल्स हैं, उसको यहाँ पर स्क्रूटनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई थी। यहाँ पर आपको 24 कमिटीज कंपोज ऑफ 24 कमिटीज ओवरसीइंग स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, हर मिनिस्ट्री के साथ अटैच होती हुई दिखती है। 31 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं हर कमिटी में से, 21 लोकसभा में से होते हैं और 10 राज्यसभा में से होते हैं, और इनका टेन्योर कितना रहता है? 1 ईयर का टेन्योर रहता है। फाइनेंशियल कमिटीज की अगर बात करते हैं तो आपको 3 मेजर कमिटीज देखने को मिलती है। फर्स्ट इज पैक विच इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, फिर आती है पीएसयूज के लिए कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड एस्टिमेट्स कमिटी। सो ये स्टैटिक पोर्शन में आपने जरूर पढ़ा होगा। पैक की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। पब्लिक अंडरटेकिंग्स की अगर बात करते हैं, अगेन 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। और एस्टिमेट्स कमेटी की बात करते हैं तो 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, सारे के सारे फ्रॉम लोकसभा ओनली, ठीक है। सो दिस इज अ पोर्शन ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन, आप वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमिटीज की, तो एस्टिमेट्स कमेटी के मेंबर्स जो हैं 31 ईयर, और ये इलेक्ट करे जाते हैं लोकसभा से ही, ये हम बात कर चुके हैं। हर का टेन्योर कितना रहता है? इट इज 1 ईयर ओनली, ठीक है। 1 ईयर के बाद दोबारा कंपोज किए जाते हैं। नाउ अगर हम फंक्शनिंग की बात करते हैं ऑफ द कमिटीज, तो आप देख सकते हैं जो एवरेज नंबर ऑफ कमिटीज सिटिंग पर ईयर है वो रिड्यूस हो गई है। कैन यू सी दिस? ठीक है, हर डिपार्टमेंट की रिडक्शंस आपको देखने को मिली हैं। सो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि कमिटी स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स को नहीं भेजा जा रहा है। सो एक तरह से जो स्क्रूटनाइजिंग पावर इनके पास है, या स्क्रूटनाइज कर सकती हैं, एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिल्स कर सकती हैं, वो ये नहीं कर पा रही। ठीक है जी। सो दिस इज द फंक्शनिंग, आप यहाँ पर डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक विच इज एग्जामिनिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ना आप देख सकते हैं जो भी रोल जो आपके डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का होता है, ये एक तरह से डिटेल्ड एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती हैं और असेस करती हैं एलोकेशन टू स्कीम्स, प्रोग्राम्स, मिनिस्ट्री स्पेंडिंग एंड सो फोर्थ। इसकी जो रिपोर्ट कंपाइलेशन आपको देखने को मिलती है, ये एक रिपोर्ट बनाता है, और ये रिपोर्ट किसको पेश करता है? पार्लियामेंट को पेश करता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये दोनों हाउसेस में ले डाउन करी जाती है, जिससे कि एमपीज को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये एक तरह से इन्फॉर्म्ड डिबेट की फैसिलिटेट करता है ना। टाइमिंग चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड आफ्टर वोटिंग इन इलेक्शन ईयर्स, एग्जांपल 2009 2014। डिले आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लेट इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? डीआरसीज को दिया जाती है, एंड इसी की वजह से आपको डिलेज देखने को मिलते हैं। लिमिटेड टाइम फॉर एमपीज टू स्टडी द रिपोर्ट्स, एमपीज के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो रिपोर्ट्स को एक तरह से पढ़ सकें, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसका प्राइमरी एम क्या है? एक तरह से एमपीज को अवगत करना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या आपके डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस जगह एक्सपेंडिचर हो रहा है, और वो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये काम डीआरसीज का है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज रोल ऑफ DRSCs इन एग्जामिनिंग बिल्स एंड इश्यूज। एग्जामिनिंग बिल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है रेफरल प्रोसेस, आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं रिपोर्ट कंपाइलेशन होती है, इंटर हाउस रेफरल भी होता है, जो बिल्स हैं वो पास किए जाते हैं फ्रॉम वन हाउस कैन स्टिल बी रेफर टू द कमिटी बाय द अदर। एग्जाम्पल, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल को रेफर किया गया था। फ्यूअर बिल्स बीइंग रेफर टू DRSCs इन रीसेंट लोकसभा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रीसेंट जो एवरेज कमिटीज हैं वो कम बनाई जा रही हैं ना। एग्जामिनिंग इश्यूज की अगर बात करते हैं तो एनुअल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। सो इश्यूज रिलेटेड टू सेक्टर्स, मिनिस्ट्री प्रोग्राम्स या पोटेंशियल कंसर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम कैसी हो रही है, क्या यहाँ पर डेटा है, क्या यहाँ पर रिपोर्ट है, ये सारे कुछ इश्यूज को भी ये क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपर्ट विटनेसेस एंड रिसर्च सपोर्ट इन DRSCs। तो आप देख सकते हैं रोल ऑफ
एक्सपर्ट विटनेसेस एंड स्टेक होल्डर्स। अब जो मेंबर्स हैं दे कंसल्ट विद एक्सपर्ट विटनेसेस। एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बेसिकली क्या कर सकता है, ईजी बना सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स यहाँ पर इन्वाइट किए जाते हैं। सो कमिटीज जो हैं वो इन्वाइट कर सकती हैं विटनेसेस एट देयर डिस्क्रिशन। सो बेसिकली जो राइट टू एजुकेशन बिल 2008 था, इट डिड नॉट इन्वाइट एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स इन्वाइट कर सकते हैं। पब्लिक कमेंट्स आप देख सकते हैं, अब ये जो कमिटीज हैं ये पब्लिक से भी उनकी राय पूछ सकता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कमिटीज कैन इनवाइट कमेंट्स फ्रॉम दी पब्लिक। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, कमिटी ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनवाइटेड कमेंट्स ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल 2019। सो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था उस पर पब्लिक ओपिनियन भी मांगा जा सकता है कमिटी के द्वारा। रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट की बात करते हैं, अभी तक करंटली सपोर्ट लिमिटेड टू सेक्रेटेरिएट फॉर शेड्यूलिंग एंड नोट टेकिंग। सो आप यहां पर देख सकते हैं कंपैरेटिवली यूके, यूएसए, कनाडा हैव प्रोविजन फॉर स्पेशलिस्ट एडवाइजर्स। अभी तक हमारे पास ऐसी रिसर्च टीम नहीं एग्जिस्ट करती है कमिटीज के पास, जो कि होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। सक्सेस ऑफ कमिटी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन है तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इन कमिटीज का, ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं लोकसभा डेटा 49% ऑफ अटेंडेंस ऑन एवरेज, 49% ही आपको एवरेज देखने को मिलती है, जो कि कम है, राइट। ऐसे ही 16 DRSCs बाय लोकसभा एंड 8 बाय राज्यसभा, सिर्फ इतनी ही आपको देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इनकी एवरेज अटेंडेंस है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या है ना, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कैसे हम ये जो कमिटीज है इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला देख सकते हैं, डाइवर्स एंड कॉम्पिटेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए, एडिक्वेट रिसोर्सेज हो, सपोर्ट इनको प्रोवाइड करी जाए, टाइमली कंप्लीशन हो काम का, इम्प्लीमेंटेशन हो इनके रिकमेंडेशंस की, क्योंकि रिकमेंडेशंस दे देते हैं लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उसका फायदा क्या है। नेक्स्ट, रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, रिव्यू और रिविजन करा जाए कमिटी स्ट्रक्चर का, एंड इवेंचुअली यूटिलाइजेशन करी जाए टेक्नोलॉजी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के बिना एनीवेज कुछ भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सहारा लें। क्लैरिटी है, आई होप यहाँ तक आपको कमिटीज़ के बारे में समझ आया होगा। नाउ हमारे PYQs बचे हैं, तो PYQs आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो PYQs ये आपको देखने को मिलते हैं। 2023 की बात करते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम, हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अगेन पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2022 का क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रोल पूछा गया है उनका। 21 की अगर बात करते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू the parliament is able to ensure accountability of the executive in India. So parliamentary provisions जो कि एक तरह से oversee करती हैं executive को, उसके बारे में पूछा गया है। Do department related parliamentary standing committee keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees. So DRSCs जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। So committee से रिलेटेड देख सकते हैं आप, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। So एक एक करके हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दैट इज रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इंडिया। सो स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं स्टैंडिंग कमिटीज और एड हॉक कमिटीज की। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग दी पार्लियामेंट। सो ये 3 कमिटीज आपको देखने को मिलती है, पैक, एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये एनहांस करती है ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी। स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन देखने को मिलती है, एंड इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसेस दी करप्शन, ठीक है ना। चैलेंजेस भी हैं, जैसे लिमिटेड बाइंडिंग रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस तो देते हैं लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं है। दूसरा आपको देखने को मिलता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड तीसरा आपको देखने को मिलता है इनकंसिस्टेंट है, और यहाँ पर आपको जो अटेंडेंस है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। क्लैरिटी है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन ईजी क्वेश्चन, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का रोल पूछा गया है। सबसे पहले क्या है, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। दूसरा आपको देखने को मिलता है डिसाइडिंग या कास्टिंग वोट इनके पास एग्जिस्ट करती है, जो कि आपने स्टैटिक पोर्शन में जरूर पढ़ा होगा। ये डेकोरम को मेंटेन करते हैं राज्यसभा की। लीडर ऑफ द हाउस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की अगर बात करते हैं तो ये मैनेज करते हैं स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राज्यसभा।
ये इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी, बेसिकली ये ओवरसी करते हैं क्वेश्चनिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस, एंड लास्ट वन ये स्ट्रेंथन करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, ठीक है। सो दीज आर दी रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है पार्लियामेंट का रोल इन एग्जामिनिंग या फिर इन इंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। तो मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा देखने को मिलता है? क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एमपीज हैं, स्पेशली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट में। दूसरा, डिबेट्स एंड डिस्कशंस करवाई जाती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू भी इन पे ओवरसाइट रखा जाता है, और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू भी एग्जीक्यूटिव पे एक आप कर सकते हैं आय रखी जाती है। तो ये सारे मेजर्स हैं, पार्लियामेंट्री मेजर्स हैं, जिससे कि हम ओवरसी करते हैं किसकी फंक्शनिंग को? एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को। ना आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज ये स्टैटिक पोर्शन में आप पढ़ चुके हैं ना। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आर का लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा है, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लिमिटेड टाइम एग्जिस्ट करता है। दूसरा, फ्रीक्वेंट बाईपासिंग द कमिटीज। अब कमिटीज ही तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करती हैं या एक तरह से ओवरसाइट रखती हैं एग्जीक्यूटिव पे, लेकिन अब बिल कमिटी स्टेज पे पहुंचाते ही नहीं है, ये भी आपको देखने को मिलता है। रूलिंग पार्टी की डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है, और जो कमिटी रिकमेंडेशंस देती भी है उसको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो ये आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इफेक्टिवनेस की अगर बात करते हैं तो मिक्स्ड इफेक्टिवनेस है, सो कुछ एडवांटेजेस भी हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। जो कमिटीज एंड क्वेश्चन आर हैं, दे आर की टू ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का की बन जाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन। अगर आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज पता है और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट्स पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। सो अगेन अभी हम पढ़ के आए हैं, इनका रोल क्या रहता है? सबसे पहले इन डेप्थ स्क्रूटनी करते हैं बिल्स की। दूसरा, बजटरी ओवरसाइट रखते हैं, हर मिनिस्ट्री का क्या बजट है, किस तरह से खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, एंड सो फोर्थ, ये आपको देखने को मिलता है। एनुअल रिपोर्ट्स बेसिकली यहाँ पर दी जाती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं रिव्यूज। तीसरा, पब्लिक एंगेजमेंट को भी ये इंस्पायर करते हैं, पब्लिक के कमेंट्स, पब्लिक के ओपिनियंस भी ये जानना चाहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ दी रोल्स और दी ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी ये इंक्रीज करती हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले डिस्क्रिशनरी रेफरल टू बिल्स। सो जो बिल्स हैं यहाँ पर पार्लियामेंट की डिस्क्रिशन होती है कि यहाँ पर इन स्टैंडिंग कमिटीज को भेजा जाए या ना भेजा जाए। दूसरा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेड रिसर्च फैकल्टी है इनके पास, ऐसा स्टाफ नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी टेक्निक्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ पर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट डिसरिगार्ड फॉर रिकमेंडेशंस, एज आई टोल्ड यू, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं लेकिन मान्यता ही नहीं है उनकी, इसीलिए भी आपको देखने को मिलता है ये चैलेंज एग्जिस्ट करता है। अटेंडेंस एंड एंगेजमेंट इशूज, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर अटेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है, 50% से भी कम आपको एंगेजमेंट देखने को मिलती है, तो जब तक पार्टिसिपेशन नहीं है तब तक इन कमिटीज़ का फ़ायदा क्या। नाउ, इवैल्यूएशन फॉर इफेक्टिवनेस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसका देखो इंपॉर्टेंस तो है ही, ऑब्वियसली बात है। अब उस इंपॉर्टेंस को अगर हम मेंटेन करके रख पाएंगे तभी तो हम इसको फुलफिल कर पाएंगे, नहीं तो इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। सो ये आपको 4 क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दैट आर रिलेटेड विद पार्लियामेंट चैप्टर, राइट। सो दिस वाज पार्ट 2। अगेन पार्ट 2 में छोटा सा ही हमने पार्ट पढ़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देख सकते हैं 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज बिकम दी वेरी क्रूशियल पार्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, दोनों पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए, इंपॉर्टेंट है। उन दोनों पीडीएफ्स को डाउनलोड करते ही उसके बाद आप जहां पर आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे लक्ष्मीकांत से, चाहे आपने जहां पर भी नोट्स बनाए हैं, उसको जरूर रीड कीजिए और आप मॉडल आंसर्स को जरूर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज ही आपकी गाइडिंग लाइट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही पता चलता है कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, नहीं तो हमें इंपॉर्टेंस के बारे में कैसे पता चलेगा। तो पीवाईक्यूज ही आपका रोल मॉडल है, तो वो मॉडल आंसर्स आपको जरूर लिखने चाहिए, एक बारी रीड करके उसके बाद लिख सकते हैं, जिससे कि आप एक राइट ट्रैक पर रहें, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू वेरी मच।